ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। मैंने सीखा है कि लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग ये भी भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, मगर भी यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। ये किसने कहा है? माया एंजेलो ने कहा है। जनगणना के समानांतर जलवायु का सवाल। और जनगणना की बात करें तो आप देखते हैं 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी ने, और व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। देश एक बार फिर जनगणना की तैयारी में है। लंबे अंतराल के बाद होने वाली यह जनगणना स्वाभाविक रूप से अनेक प्रश्नों के केंद्र में है। क्या इसमें जातिगत गणना होगी और इससे कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्यों को संसाधनों का बंटवारा किस आधार पर होगा? ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं और लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा भी है, लेकिन इनके बीच एक बुनियादी सवाल लगभग अनुपस्थित है, और यह कि क्या 21वीं सदी की जनगणना उन वास्तविकताओं को दर्ज करने के लिए तैयार है जिनका सामना आज का भारत कर रहा है। जनगणना प्रयास केवल आबादी गिनने की प्रक्रिया मानी जाती है, जबकि यह किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक दृष्टि का दर्पण होती है। कोई भी सरकार जिन बातों को जानना आवश्यक समझती है वही उसके प्रश्नों में दिखाई देती है, और इसलिए जनगणना केवल यह नहीं बताती है कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य अपने समाज को किस नजर से देख रहा है और भविष्य की चुनौतियों को किस प्रकार समझना चाहता है। स्वतंत्र भारत की जनगणना समय के साथ बदलती रही है। आवास, पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई, ईंधन, बैंकिंग सुविधा, मोबाइल फोन, इंटरनेट जैसी जानकारियां इनमें क्रमशः जुड़ती गई हैं, और इनसे शासन को विकास योजनाएं बनाने, सामाजिक असमानताओं को समझने और कल्याणकारी कार्यक्रमों को लक्षित करने में बड़ी सहायता मिली। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक भारत के निर्माण में जनगणना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं है। जलवायु परिवर्तन का अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। उत्तर भारत में तीव्र हो रही लू भीषण गर्मी, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाएं, असम और बिहार में बार बार आने वाली बाढ़, बुंदेलखंड और दक्षिण में गहराता जल संकट, हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमनद झीलों के फटने का खतरा तथा पश्चिमी भारत में भूजल का लगातार गिरता स्तर, ये सभी घटनाएं अब अलग अलग पर्यावरणीय समस्याएं नहीं रही, और इनका सीधा असर खेती, रोजगार, स्वास्थ्य और पलायन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। विडंबना यह है कि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमारे पास अलग अलग विभागों में बहुत सी सूचनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़ती नहीं है। मौसम का आंकड़ा एक संस्था के पास है, भूजल का दूसरे के पास, कृषि का तीसरे के पास और जनसंख्या का चौथे के पास। परिणाम यह है कि हमें यह तो पता है कि किसी गांव में कितने परिवार रहते हैं, लेकिन यह व्यवस्थित रूप से नहीं पता है कि सूखते तालाब, घटता भूजल, बदलती फसलें या बार बार आने वाली आपदाएं कहां के लोगों के जीवन और आजीविका को किस प्रकार बदल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में समस्या केवल आंकड़ों की कमी नहीं, समस्या यह है कि हमारे पास जीवन और पर्यावरण को एक साथ देखने वाली सूचना व्यवस्था नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत के प्रशासनिक इतिहास में ऐसी समग्र दृष्टि के उदाहरण पहले से मौजूद हैं। इसका एक उदाहरण 1887 में तत्कालीन मारवाड़ राज्य में जनगणना के लिए तैयार की गई ग्राम प्रश्नावली। यह केवल गांव की आबादी या राजस्व का ब्यौरा भर नहीं मांगती थी। इसमें कुओं, तालाबों की संख्या, पानी की गुणवत्ता, मिट्टी का प्रकार, चारागाह, वृक्षों की प्रजातियां, पशुधन, स्थानीय फसलें, कुटीर उद्योग, महामारी, अकाल, पलायन, स्थानीय धरोहर, गांव की सामाजिक संस्थाओं तक का विवरण दर्ज करने के 56 प्रश्न थे। कितने? 56 प्रश्न थे। गांव को केवल घरों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य, प्रकृति और स्थानीय संस्थाओं से मिलकर बने एक जीवंत तंत्र के रूप में देखा गया था। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में तैयार अनेक जिला गजेटियर और ग्राम अभिलेखों में वर्षा, नदियां, जल, मिट्टी, सिंचाई, पशुधन, स्थानीय उद्योग तथा प्राकृतिक संसाधनों, यहां तक कि रीति रिवाज, खान पान तक का विवरण जनसंख्या संबंधी सूचनाओं के साथ मिलता है। निसंदेह इन दस्तावेजों का उद्देश्य औपनिवेशिक प्रशासन, राजस्व निर्धारण और अकाल प्रबंधन
था, पर्यावरणीय संरक्षण नहीं। फिर भी उन्होंने गांवों का ऐसा सामाजिक पर्यावरणीय चित्र सुरक्षित कर दिया जो आज जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मूल्यवान स्रोत बन गया। आधुनिक जनगणना का अपना स्पष्ट उद्देश्य होता है और उसे जनसंख्या संबंधी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने पर ही केंद्रित रहना चाहिए। मगर यह भी उतना ही सत्य है कि जलवायु परिवर्तन ने शासन की आवश्यकताओं को बदल दिया। अगर विकास की चुनौतियां बदल रही हैं तो सूचना तंत्र को भी समय के साथ विकसित और अद्यतन होना होगा। दुनिया के कई देशों में अब यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि आधिकारिक सांख्यिकी और जनगणना को सतत विकास लक्ष्यों तथा जलवायु अनुकूलन की आवश्यकताओं के अनुरूप कैसे अधिक उपयोगी बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग भी इस दिशा में विचार विमर्श को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे समय में भारत के पास विशेष अवसर है। हमारे पास समृद्ध ऐतिहासिक अभिलेख है, व्यापक डिजिटल अवसंरचना है, स्थानीय प्रशासन का विशाल तंत्र भी है। आवश्यकता केवल इन सबको एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ने की है। इसका अर्थ यह नहीं कि जनगणना का ढांचा पूरी तरह बदल गया जाए, बल्कि इसके साथ ऐसे पूरक ग्राम या क्षेत्र आधारित प्रश्नावली जोड़े जा सकते हैं जिनमें कुछ सीमित मगर अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां संकलित हों। उदाहरण के लिए पारंपरिक जल स्रोतों की स्थिति, स्थानीय स्तर पर बार बार आने वाली जलवायु संबंधी आपदाएं, खेती के स्वरूप में परिवर्तन, साझा प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, खास परंपरागत तरीके, जलवायु संकट के कारण पलायन और स्थानीय अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ये केवल पर्यावरण संबंधी आंकड़े नहीं होंगे, बल्कि किसी गांव और क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को समझने का जरिया बन सकते हैं। भारत आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन, डेटा आधारित नीति निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हम और अधिक आंकड़े जुटा सकते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम वही जानकारी एकत्रित कर रहे हैं जिसकी आने वाले दशकों में सबसे अधिक आवश्यकता होगी। एक सदी पहले गांव को समझने के लिए केवल लोगों की संख्या जानना पर्याप्त नहीं माना जाता था। उनके जल स्रोत, खेत, जंगल और पशुधन भी उतने ही महत्वपूर्ण समझे जाते थे। आज जलवायु परिवर्तन ने हमें फिर उसी बिंदु पर खड़ा कर दिया और इसलिए आगामी जनगणना को केवल लोगों की गिनती तक सीमित ना मानकर बदलते समाज और बदलती प्रकृति के बीच संबंधों को समझने की व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखने का समय आ गया। संभव है कि भविष्य का सबसे प्रभावी प्रशासन वही हो जो केवल आबादी नहीं गिने, बल्कि उन परिस्थितियों को भी समझे जिसमें वह आबादी अपना जीवन जी रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर आप लोग बताया करिएगा। आदर्श जंजीरें, या आप देखिए हमारे समाज में कुछ परंपराओं को लोग सही मानना इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि वे पुरानी हैं और उनके उचित पर सवाल उठाना तो दूर, यह पूछना भी जरूरी नहीं समझा जाता कि इसके तहत जो होता है उसका आधार क्या है। विवाह और दूसरे शुभ अवसरों से जुड़ी कई मान्यताओं को इस श्रेणी में देखा जा सकता है। आज भी समाज के कुछ हिस्सों में यह धारणा दिखाई देती है कि पति को खो चुकी स्त्री शुभ अवसरों से दूरी बनाए रखे, उसकी उपस्थिति तक को आप अपशगुन की दृष्टि से देखा जाता है। सवाल केवल एक रस्म का नहीं, सवाल यह है कि क्या पति की मृत्यु के साथ एक स्त्री सामाजिक रूप से शुभ नहीं रह जाती? अगर ऐसा है तो फिर उस स्त्री के जीवन भर के संघर्ष का मूल्यांकन किस आधार पर होगा? वह मां जिसने अपने बच्चों को अकेले बड़ा किया और पति की अनुपस्थिति में घर और बाहर दोनों मोर्चे संभाले, और उसने अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, विवाह और भविष्य के लिए जीवन खपा दिया। बीमारी, आर्थिक संकट, सामाजिक दबाव और अकेलेपन के बावजूद बच्चों को टूटने नहीं दिया। क्या वह स्त्री केवल इसलिए अशुभ हो गई कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है? एक गांव की तरफ जाना देखते हैं आप लोग। यह हमारी सामाजिक मानसिकता का एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। पति जीवित है तो वह सुहागन और शुभ है। पति की मृत्यु के बाद वह स्त्री अचानक ऐसी श्रेणी में रख दी जाती है जहां उसे कुछ लोग शुभ अवसरों के लिए अनुपयुक्त मानते हैं। और मैं तो देखा है गांव में पढ़े लिखे लोग भेदभाव करते हैं इस तरह का। यह केवल अंधविश्वास नहीं, स्त्री की पहचान को पुरुष से जोड़कर और उस पर निर्भर देखने वाली उस मानसिकता का विस्तार है जो सदियों से हमारे सामाजिक ढांचे में मौजूद रही। विडंबना यह भी है कि जिस स्त्री को पति की मृत्यु के बाद सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होती है, उसी समय समाज उसके चारों ओर कई आदर्श दीवारें खड़ी कर देता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दुख को निजी रखे और सामाजिक जीवन में संयमित रखे। कल्पना कीजिए उस मां की जिसने अपने बेटे या बेटी की हर छोटी बड़ी खुशी में अपना जीवन लगा दिया और उनके बचपन से युवावस्था तक हर पड़ाव देखा है, और जब वही बच्चा विवाह के मंडप तक पहुंचता है तब मां को यह एहसास कराया जाता है कि वह कुछ
रस्मों का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। वह माँ क्या महसूस करती होगी? शायद वह कुछ कहे भी नहीं, क्योंकि हमारे समाज ने महिलाओं को दर्द सहना तो सिखाया, लेकिन अपने दर्द पर सवाल उठाना नहीं। और यही चुप्पी इन परंपराओं को जीवित रखती है। किसी महिला का पति नहीं रहा तो यह उनके उसके जीवन की त्रासदी है, उसकी पहचान नहीं। मृत्यु किसी रिश्ते को समाप्त कर सकती है, लेकिन उससे जुड़े व्यक्ति की मनुष्यता, मातृत्व और अधिकार समाप्त नहीं कर सकती। फिर भी हमारी सामाजिक भाषा में विधवा शब्द कई बार महिला के पूरे व्यक्तित्व पर भारी पड़ जाता है। उसके नाम संघर्ष, उसकी उपलब्धियों से पहले उसका वैवाहिक दर्जा दिखाई देता है। कुछ स्थानों पर आज भी विधवा स्त्री के वस्त्र, व्यवहार और सामाजिक भागीदारी तक पर अनावश्यक निगरानी दिखाई देती है। जबकि इसी समाज में पत्नी को खो चुके पुरुष के लिए नियम इतने कठोर नहीं होते हैं। उसके सामान्य जीवन जीने, सामाजिक आयोजनों में शामिल होने या दोबारा विवाह करने का अधिकार सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। स्त्री के लिए मानदंड बदल जाते हैं। समस्या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में जिससे समाज पुरुष और स्त्री का मूल्यांकन करता है। पुरुष के लिए पत्नी की मृत्यु जीवन की एक घटना है। स्त्री के लिए पति की मृत्यु सामाजिक पहचान का संकट बना दी जाती है। क्या शोक का भी कोई लैंगिक स्वरूप होता है? क्या पति की मृत्यु से पुरुष का शुभ अशुभ प्रभावित नहीं होता है, लेकिन स्त्री का हो जाता है? ये नियम किस तर्क पर टिके हैं? इन सवालों का जवाब हमें अपनी सामाजिक मानसिकता में खोजना होगा। परंपरा का अर्थ यह नहीं है कि उसे बिना समझे पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाए। परंपरा तभी जीवित और सार्थक रह जाती है जब वह समय के साथ मनुष्य की गरिमा और संवेदना के अनुरूप बदलती रहे। बाल विवाह कभी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त व्यवस्था थी। स्त्री शिक्षा को लेकर भी समाज में कभी गंभीर आपत्तियां थी, और मगर समय ने सवाल किया और समाज बदला। फिर शुभ अशुभ कि उन धारणाओं पर सवाल क्यों नहीं किए जा सकते जो किसी जीवित स्त्री को उसके ही परिवार की खुशी से दूर करती है। किसी रस्म को निभाने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह मनुष्य को सम्मान दे रही है या अपमान। एक स्त्री की गरिमा, उसका मान सम्मान सिर्फ पति के होने से ही नहीं होता। उसके बाद भी परिवारों को यह एहसास दिखाना होगा कि वे उन परंपराओं को स्वीकार न करें जो उनके अपने किसी सदस्य, किसी स्त्री को अपमानित करती है। जिस परंपरा को बचाने के लिए किसी मां या किसी स्त्री को सम्मान खोना पड़े, उस परंपरा को बचाना नहीं, उससे मुक्त होना ही समाज की वास्तविक प्रगति है। यह भी जरूरी है कि इस प्रश्न को केवल महिलाओं का प्रश्न मानकर छोड़ ना दिया जाए। यह पूरे परिवार और समाज का प्रश्न है। हमने समाज में अनेक कुरीतियों पर प्रश्न उठाए। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, अस्पष्टता और स्त्री शिक्षा से जुड़े अनेक पुराने विचारों को चुनौती दी गई। आज कोई समाज तभी प्रगतिशील कहलाएगा जब वह उन आदर्श भेदभाव पर भी सवाल उठाए जो धार्मिक या सांस्कृतिक आड़ में अब तक बचे हुए हैं। अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं। इनकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। एक कूटनीतिक संदेश। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर के बारे में जो राय जाहिर की उसकी अपनी अहमियत है। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका को जिस नजर से देखा जाता है उसमें उसकी प्रतिक्रिया को किसी पक्ष या विपक्ष को मिलने वाले मत की नजर से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी राजदूत के रूप में सर्जियो गौर ने जिस तरह जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, उसे इस मुद्दे पर अमेरिका के बदलते रुख के संकेत के तौर पर भले देखा जा रहा हो, लेकिन यह सवाल भी उठा कि उनका यह बयान भारत के लिहाज से कितना अहम है। इसके अलावा गौर ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी अमेरिकी यात्रा परामर्श की समीक्षा करने की भी बात की है। दरअसल कूटनीति की दुनिया में कई बार शब्दों की बारीकियों के जरिए जिस परिदृश्य की रचना की जाती है उसका अंदाजा प्रभाव के स्तर से लग पाता है। ऐसे में जो जम्मू कश्मीर बिना किसी सवाल के भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसके बारे में सर्जियो गौर को अलग से कुछ राय जाहिर करने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? फिर अभिन्न हिस्से के बजाय महत्वपूर्ण हिस्सा बताने को भारत में किस नजर से देखा जाए? गौरतलब है कि अमेरिका पारंपरिक तौर पर जम्मू कश्मीर के मामले को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने की हामी रहा, और यही नहीं, एकाध मौकों पर अमेरिका ने कश्मीर मामले में मध्यस्थता की भी भूमिका निभाने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने उसे खारिज कर दिया था। यूं कई संदर्भों में चूंकि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की दृष्टि में अब तक एक अप्रत्यक्ष नरमी दिखाई देती रही है, और पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच पिछले कुछ समय से दोनों के बीच थोड़ी करीबी बढ़ती देखी गई। इसलिए इस बात की आशंका हो सकती है कि अमेरिका का रुख कई बार जरूरत और सुविधा के मुताबिक भी संचालित होता है। ऐसे में यह देखने की जरूरत होगी कि गौर के बयान के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह तीखी
आपत्ति जाहिर की है उसमें अमेरिका आगे क्या क्या रोक अपनाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी अन्य देश को किसी भी स्तर पर दखल देने की जरूरत नहीं है। इस मसले पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सहित समूची दुनिया में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर रखी है। इसके बावजूद समय समय पर जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की ओर से नाहक दखलंदाजी और बयानबाजी करके एक नकारात्मक संदेश देने की कोशिश होती है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पिछले कुछ सालों के दौरान चंद उतार चढ़ाव को छोड़ दिया जाए तो जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता आती देखी जा रही है। इसलिए यह संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है। यही वजह है कि सर्जियो गौर के बयान को भारत के प्रति अमेरिकी नीति या दृष्टि में बदलाव के एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यह भी गौरतलब है कि गौर का बयान भारत के पक्ष में झुका हुआ लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा के बजाय महत्वपूर्ण हिस्सा बताना एक सुविधा की कूटनीति भी हो सकती है। यूं भारत को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी तीसरे पक्ष की दिलचस्पी को फिलहाल सतर्क होकर ही देखने की जरूरत है। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये है आप देखिए जम्मू कश्मीर। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। ये पाकिस्तान है, 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। देखिए ये भारत है हमारा। ये आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। जोखिम में बच्चे पिछले कुछ वर्षों से आभासी दुनिया में बच्चे जिस तरह गुम हो गए थे दिखते हैं, वहां से उनको निकालना एक बड़ी चुनौती है। आज पूरे विश्व में करोड़ों बच्चे सोशल मीडिया की लत से प्रभावित हैं। वे न केवल समाज से बल्कि परिवार से भी कट गए हैं। सवाल है कि यह आदत उन्हें लगी या लगाई गई। आभासी दुनिया में विभिन्न मंच उपलब्ध कराने वाली मेटा इस मुद्दे पर घटघरी में है। गौरतलब है कि अमेरिका के 4 राज्यों ने इसके संचालन में बदलाव की मांग की है। बच्चों की सुरक्षा और निजता पर उठे रहे सवाल बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संबंधित राज्यों ने मेटा के खिलाफ संघीय अदालत में आरोप लगाया कि उसने अपने ऐप इस तरह बनाए कि वे बच्चों को आदी बनाए और उन्हें ज्यादा समय तक रोके रखें, उनका डेटा जमा करें। मेटा 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावक की सहमति के बिना डेटा जमा करती हैं, जो संघीय कानून का उल्लंघन है। हालांकि मेटा ने अपना बचाव किया, लेकिन उसकी दलीलें कमजोर दिखाई दे रही हैं। सवाल है कि अगर मेटा के विभिन्न मंचों पर बच्चों की उपस्थिति अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही थी तो उसे सहज क्यों मान लिया गया और समय रहते जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। यूं मेटा समय समय पर अनुभव को सुरक्षित बनाने वाली सुविधाएं शुरू करने की बात कहती रही है, लेकिन सच यह है कि ये सुविधाएं कभी प्रभावी नहीं थी और इस समय विविध मंचों पर जिस तरह की सामग्री परोसी जा रही है उसे रोकने का किसी स्तर पर प्रयास नहीं दिखता। मेटा की मुश्किलें कम होती इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि उसी के एक पूर्व अधिकारी ने गवाही दी कि कंपनी ने अपने मंचों से कम उम्र के बच्चों को लेकर पूछो मत बताओ मत वाले रवैये को अपनाया और सुरक्षा की तुलना में मुनाफे को प्राथमिकता दी। मेटा को भी सफाई दे और लेकिन यह सच है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है। संघीय अदालत में चल रहा मुकदमा इसलिए भी अहम है कि इस पर पूरी दुनिया की नजर है। यह मुद्दा करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।